पड़ोसी देश नेपाल के तनहु जिले के अबोखैरनी क्षेत्र में एक भारतीय यात्री बस मर्सयांगदी नदी में गिर गई। नेपाल पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। जिला पुलिस कार्यालय तेन्नई के डीएसपी दीप कुमार राय ने जानकारी दी है कि यूपी FT 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और अब नदी के किनारे पर पड़ी है। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों में 1400 बरामद किए गए हैं और 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यह बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में भारतीय यात्री सवार थे। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बस के नदी में गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक उपाय किए हैं और राहत कार्य को प्राथमिकता दी है। इस दुखद घटना में स्थानीय समुदाय और यात्रियों के बीच चिंता और शोक की लहर पैदा कर दी है। प्रशासन और बचाव दल इस हादसे की सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि पिछले साल हमने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस उपलब्धि से कितना प्रभाव पैदा होने वाला है और यह तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ने हमसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद नियंत्रण केंद्र और उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया और लैंडिंग साइट यानी चंद्रयान 3 को शिव शक्ति बिंदु घोषित किया। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that it's going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan 3 as the Shiva Shakti point. कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज में CISF के 151 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनाती को अंतिम रूप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CISF ने अपने जवानों को कोलकाता भेजा है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरी तैनाती सहायक कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी के अधीन होगी, जिनकी सहायता निरीक्षक रैंक के 3 अधिकारी करेंगे। यह पता चला है कि जहां CISF कर्मी मुख्य रूप से अस्पताल परिसर के भीतर आंतरिक स्तर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे, वहीं बाहरी सुरक्षा अस्पताल गेट के बाहर कोलकाता पुलिस के पास रहेगी। CISF की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जिन 7 निश्चयों की घोषणा 2015 विधानसभा चुनाव में की थी, अब तक उन पर क्या काम हुआ उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन सभी निश्चयों को भूल गए हैं। उन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर 18 से 35 वर्ग के बेरोजगार युवा को 1000 का बेरोजगारी भत्ता देगा। इसके साथ ही 7 निश्चयों में एक निश्चय यह भी था कि 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के बच्चों को 12वीं के आगे पढ़ाई करने के लिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मात्र 9 लाख को ही इसका फायदा मिला। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसलिए नीतीश कुमार का 12 लाख नई नौकरी देने का ऐलान करना केवल एक चुनावी जुमला है। भी करके देखा 2015 में मैंने यहाँ नीतीश जी की सरकार को बनाने में अपना कंधा लगाया। 185 से ज्यादा सीट जीत कर आए। जितने लोग जीत कर आए उसमें मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए उसमें भी हमारी भूमिका रही। 7 निश्चय का एक बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम भी बनवाया।
बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग सरकार में जीत कर आते समय तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, जो मैंने उनको सुझाव दिया उसको माना, लेकिन जीत कर आने के बाद उन्होंने उस काम को नहीं किया। कई लोग कहते हैं भैया उस समय आप मदद किए, उसी समय काहे नहीं सुधारे। आप जरा बताइए, अगर बिहार में 7 निश्चय का पहला निश्चय था बिहार के हर बेरोजगार युवा को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को कम से कम 1000 रुपया महीना मिलना चाहिए, ताकि वो मजबूरी में। बड़ी खबर बिहार के रोहतास जिले के बरडी से आ रही है, जहां हत्या के बाद ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया है तथा पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की है। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। गौरतलब है कि कल देर शाम अपराधियों के द्वारा लूट के दौरान मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले एक स्वर्ण व्यवसाय सूरज सोनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा अपराधियों ने बाइक के डिक्की में रखे 150 ग्राम सोने के आभूषण, 7.5 किलो चांदी तथा 20,000 से अधिक नकदी लूट लिए थे। इसके बाद ग्रामीण 100 को थाने के पास रखकर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करनी पड़ी। वहीं इस मामले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सासाराम एसडीओ, एसडीपीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे तथा स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटी रही। वहीं इस उपद्रव के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में रोहतास एसपी ने सोशल मीडिया के जरिए अपील की है कि असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आए। पुलिस जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेगी। देखिए, कल शाम की घटना है। सुकोही के एक दुकानदार हैं, दुकान बंद करके स्वर्ण व्यापारी हैं और उनको लूट उनके साथ जो भी था लूटकांड भी किया और उसके बाद फिर उनको गोली भी मार दिया है। 6-7 गोली लगा है, जिनकी उनकी हत्या हो गई है। पुलिस ले जाकर के विधिवत पोस्टमार्टम करा दी है। लेकिन आज जो सुबह की जो घटना है, शरारती तत्वों द्वारा आकर के थाना का घेराव किया, जो कि बीच बचाव में हम लोग भी थे, लेकिन उसी में पथराव भी लोग किया है। बाकी बड़े पदाधिकारी आकर के इस मामला को अपने संज्ञान में लिए हैं। पुलिस को भी चोटें आई हैं क्या? हाँ, चोट दोनों तरफ लगा है। चोट ज़्यादा प्रशासन को लगी है। काम है कि ये लोग बीच बचाव ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शरारती तत्व और कुछ इसमें गलत गतिविधि रखने वाले लोग आकर के जबरदस्ती थाना के गाड़ी पे पुलिस पदाधिकारी लोग पे पथराव किया है, जिससे चोटें आई हैं महिला के सिपाही को भी और पदाधिकारियों को। अच्छा, बिहार के लखीसराय में चेल्लुम और जन्माष्टमी को लेकर डीएम रजनीकांत और एसपी पंकज कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में त्योहारों को मनाने की सलाह बैठक में मौजूद लोगों को दी गई। इस बैठक में एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम चंदन कुमार, जिले के तमाम थानाध्यक्ष और कई लोग मौजूद रहे। बैठक में चेल्लुम और जन्माष्टमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीएम एसपी ने लोगों से अफवाह से बचने तथा शांति भंग करने वालों पर कड़ी नज़र रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक महोदय, डीएसपी साहब, ओएसडी साहब, प्रखंड के वीडियो एनसीओ साहब, थानाध्यक्ष एवं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए शांति समिति के सदस्यगण। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस की चुप्पी पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्रवाई हुई थी तब सब साथ थे। अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है। आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से मकान तोड़ना सही नहीं है। छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई, जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते।
पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ अभी हटाने का मौका नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है। और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है, और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए। और ये वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो उपद्रवी थाने में पथराव करेंगे उन पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने छतरपुर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही भाजपा सरकार चल रही है। ऐसे उपद्रवियों के मकान तोड़ना, उन पर कार्रवाई करना और ऐसे आरोपियों पर पुलिस का भय पैदा करना, यही हमारी नीति है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। जो एमएलए हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई, उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में धिरवन कला गांव के पास आकाशीय बिजली गिरने से 6 दर्जन से अधिक जानवरों की मौत हो गई। सहपुरा थाना अंतर्गत धिरवन कला गांव के पास अचानक तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 6 दर्जन से अधिक बकरी, गाय और बैल की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 6 दर्जन से अधिक पशुओं की जान चली गई। अगली खबर बैतूल के मुलतई से है, जहां पिछले शुक्रवार नगर के रेलवे स्टेशन की सीढ़ी पर कॉलेज से आ रही 2 छात्राओं को एक लेडीज बैग पड़ा दिखाई दिया, जिसे लेने कोई नहीं पहुंचा तो दोनों छात्राओं ने बैग को थाना लाकर पुलिस को सौंप दिया था, जिसमें कुछ नगद राशि सहित 1 लाख रुपए के सोने के जेवरात मिले थे। वहीं बैग में 2 पेन ड्राइव भी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा बैग के वास्तविक मालिक को ढूंढ निकाला गया, जिसे थाना बुलाकर कॉलेज की छात्राओं के सामने उसके बैग को उसे सौंप दिया गया। एसआई छत्रपाल ध्रुवे ने बताया कि छात्राओं को रेलवे स्टेशन की सीढ़ी पर एक बैग मिला था। दोनों छात्राओं ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बैग को थाना लाकर पुलिस को सौंप दिया था। वहीं कॉलेज की छात्राओं की ईमानदारी को देखते हुए पुलिस ने उनकी प्रशंसा की है। ये दिनांक 16/8/24 को 2 बालिका अंजलि और ऋतु टेकाम को रेलवे स्टेशन मुलतई में सीढ़ियों पर एक पर्स मिला था, जिन्होंने थाने पर लाकर जमा किया था। पर्स को चेक किया गया तो उसमें कुछ सोने और चांदी के जेवरात और कुछ नकदी रुपए थे, उसी और कुछ 2 पेन ड्राइव भी। रेलवे स्टेशन घुमा था, ये दीदी उनने थाने में जमा करा तो पुलिस के द्वारा। पुलिस ने आपको सूचना दी? हाँ। कितने का उसमें सामान जेवर थे, क्या था? 1 लाख के समथिंग। 1 लाख रुपए का सामान था। चलिए, थैंक यू। हमको ये रेलवे स्टेशन पे मिला था, कॉलेज से आते टाइम सीढ़ी पे, तो लेके आए थे।
तो आपने उसको कब यहाँ थाने में जमा किया था? थाने में की दिन 16 तारीख को। उसके बाद में उस कैसी जानकारी मिली कि ये बैग इनका है? वो इनके बैग में पेन ड्राइव था ना, उससे पता चल रहा है। पेन ड्राइव। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां कलयुगी बहू की करतूत सामने आई है। बहू का अपनी सास को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वायरल वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया बिरसिंहपुर गांव का बताया जा रहा है। रायबरेली में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्कॉर्पियो गिरिडीह से लखनऊ जा रही थी। सभी लोग सुबह माता मैहर देवी की पूजा अर्चना करके निकले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। बछरावा थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पहुरवा गांव के पास यह हादसा हुआ। जा रहे थे लखनऊ। अच्छा, ये हादसा कैसे हो गया? ये हो गया कि हम लोग आ रहे थे, हमको लगता है कि ड्राइवर का आंख लग गया होगा, मिस्टेक हुआ या तो कोई चीज बचाने में, मैंने किसी तरह से आंख लगाया कोई चीज को बचाने। गाड़ी पर कितने लोग सवार थे? हम लोग 3 लोग थे। सब लोग सकुशल हैं? सब लोग ठीक है। तो लखनऊ सब लोग ठीक है। जहाँ तक मेरे आगे जानने वाले हमारे एक सेक्सिस से हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबको ही मालूम होना चाहिए कि मैया विंध्याचली के दया से हम लोग सब ठीक है। मैं, मेरा बेटा, बड़ा बेटा अमित कुमार पांडे और ड्राइवर मनोज कुमार राणा, हम लोग 3 आदमी गाड़ी में थे। कहाँ से आ रहे थे गुरुजी? हम लोग आ रहे थे, आ तो रहे थे गिरिडीह से। अच्छा। लेकिन रात को रुके थे हम लोग विंध्याचल में। अच्छा। सुबह 4:30 बजे मैया के दर्शन किए, पूजन किए, फिर वहाँ से प्रस्थान। वहीं रायबरेली में रेल कोच कारखाना के आवासीय परिसर में लगातार हो रही चोरियों और पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने से नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेल कोच कारखाने का है, जहां बीते 18 अगस्त को एक साथ 15 घरों में बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी की जेवरात और नकदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस अभी इस घटना की जांच कर ही रही थी कि बेखौफ चोरों ने 21 अगस्त को एक बार फिर 10 घरों को निशाना बनाते हुए अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 40 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरियों से आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस पर एप्लीकेशन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि अगर जल्द चोरियों का खुलासा नहीं किया गया तो हम लोग अपना आवास छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूं और हमारे कारखाने में 18 तारीख की रात को बहुत बड़ा एक चोरी हुआ है, जिसमें समथिंग 15 क्वार्टर के आसपास चोरी हुआ है और उसमें कर्मचारियों का लगभग कैश, ज्वेलरी लगभग है कि हम लोगों के घरों में जो चोरियां हुई हैं, 15 घरों में लगभग चोरियां हुई हैं, ये 19 तारीख की डेट में हुई हैं और जो है कि 10 घरों में और चोरियां हुई हैं और ये 22 तारीख की डेट में हुई हैं। क्या लग रहा है, एक हफ्ते में 2-2 चोरियां हो जा रही हैं, बड़ी चोरियां हो रही हैं, किसकी संलिप्तता है? अब ये तो बता नहीं सकते किसकी संलिप्तता है। अगर संलिप्तता होती तो अब तक पकड़े जाते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो चोरी हुई हम लोगों के घर में, वो हम लोगों के जो है कि सामान जेवर जो भी रहा है उसको जो है कि वापस करवाया जाए और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।